हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक फिर से नया चैप्टर जिसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें आज हम जो है देखेंगे कि हमारे जेईई और नीट के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हर साल लगभग बार बार रिपीट होते हैं कुछ टॉपिकों से, तो उन टॉपिकों को भी समझेंगे और बाकी इसकी डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है क्या नहीं है, लेकिन शॉर्ट में विद इन कोशिश करेंगे कि वीडियो को जो है 20 मिनट के अंदर ख़त्म करने की, क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है कि सभी चैप्टर की जो एनालिसिस है, जो हम एक शॉर्ट रिव्यू है, क्विक रिकैप है, वो 20 मिनट के अंदर हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट की करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसका नाम करंट इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम समझें तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो सिंपल वर्ड में अगर हम कहें कि रेट ऑफ डायरेक्शन फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपली इलेक्ट्रिक करंट को हम सिंपली आई से शो करते हैं। ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। और तो और ये किस डायरेक्शन में फ्लो होती है करंट। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि हमारे पास एक मान लो कंडक्टर है, तो अगर यहाँ हम लोग इसमें करंट फ्लो करते हैं, या हम ये कहें कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और मान लो इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो हमारा जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। करंट की डायरेक्शन किधर होगी? इधर। तो ये कुछ था इसमें तरीका इनका कि कैसे हम इसे देखेंगे। तो दोस्तों, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होती है। सेकंड चीज है कि हमारा जो करंट है आई है, वो होता क्या है, मान लो एट टाइम टी पर उसे चाहिए। टाइम टी का मतलब सिंपली है किसी स्टेंट पर, मान लो उसने बोल लिया कि टी बराबर 2 सेकंड पे बताओ हमारी करंट कितनी होगी, तो हम जब जब फॉर्मूला होता है आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब यहाँ ये डी क्या है, अगर आप ध्यान से समझे डी क्यू अपॉन डी टी, तो हम यहाँ बोलेंगे ये हमारा डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएट करते हैं। अब डिफरेंशिएट जो है हमारा पावर एक कम हो जाती है उसमें, तो उसको एक प्रोसीजर है पूरा डिफरेंशिएट करने का, पूरा अलग से एक टॉपिक है, तो उसको हम अलग से एक चर्चा भी कर लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर, किसी क्षण पर करंट कितनी होगी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। अगर मान लो हमसे पूछ ले बताओ भैया इतने मान लो 1 घंटे में कितनी करंट रही होगी, 2 घंटे में कितनी करंट रही होगी, मान लो 30 मिनट में करंट कितनी रही होगी, उस टाइम हम जो करंट लेते हैं वो हमारी एवरेज करंट होती है। बड़े ही ध्यान से समझिएगा, वो करंट हमारी एवरेज करंट होती है। तो यहाँ देखोगे लिखा है इसमें स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ। चार्ज टाइम ग्राफ के स्लोप को हम करंट बोलते हैं। तो डी क्यू बराबर इंटीग्रेशन आई डी टी बराबर एरिया। अगर हमें मान लो चार्ज चाहिए कि बताओ चार्ज कितना है, तो हम उसका क्या निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। एक डिफरेंशिएशन पार्ट होता है, एक इंटीग्रेशन पार्ट होता है, दोनों ही अपोजिट नेचर के हैं। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा अगर हम एरिया निकालते हैं आई और डी टी ग्राफ का, तो हमारे पास चार्ज आता है। अगर हम क्यू टी ग्राफ का क्यू टी ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें, तो हमारे पास करंट आएगी। क्या आएगी? हमारे पास करंट। दोस्तों, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताओ हमारा एरिया क्या होता है आईटी ग्राफ में, तो हमें डायरेक्ट आंसर देना होता है चार्ज का। और पूछ लिया जाता है कि स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ का क्या होता है, जब अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा होता है तो सिली क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। इसीलिए इसमें कोई भी लाइन, दोस्तों इस पूरे की पूरे जो मैंने नोट्स बनाए हैं, इसमें कहीं भी आपको कोई पॉइंट नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही वही लिए गए हैं, बड़े बड़े चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन लिए गए हैं कि जो ज्यादातर आते ही आते हैं, तो उस पॉइंट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखोगे दोस्तों, अगर उसने बोला इन टाइम टी, वही कि 1 घंटे 2 घंटे में, तब हम कौन सी करंट लेते हैं, आई एवरेज, तो उसका फॉर्मूला डी क्यू अपॉन डी टी। या फिर हम दूसरा, जब डी क्यू डी टी ना दिया हो तो इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। जब इसमें मैं आपको एक हिंट देता हूं, जब आई वेरिएबल के टर्म में हो तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अब
ये जो वर्ड है यहाँ कि ऑलवेज जीरो होता है, हम ये बोलेंगे बिल्कुल गलत है। हमेशा जीरो नहीं होता। हाँ, मे बी जीरो हो सकता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि मे बी जीरो हो सकता है। फिर वो कहें कि भैया नहीं, इसका एक सही स्टेटमेंट दो कि हम कैसे बोल सकते हैं, तो सही स्टेटमेंट आप समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आइसोलेट्स कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो वेयर मैटर इज प्रेजेंट। अगर हम इसको करेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं बातें छिपी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, हम बोलेंगे नहीं। अब क्यों नहीं जीरो होगा? मान लो अगर हमने उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, मतलब हमारे पास कोई कंडक्टर है, हमने बाहर से कोई बैटरी से उसे कनेक्ट कर दिया, तब हम उसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तब उसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? कभी नहीं जीरो होगा। लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा है कि उसमें साफ साफ लिखा है इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको ध्यान से समझेंगे आप कि इनसाइड कंडक्टर ऑलवेज जीरो होगा जब हम बैटरी कनेक्ट ना करें। अगर बैटरी कनेक्ट कर दिया तो इनसाइड कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। तो यहाँ पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हमें पढ़ाया यही जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, बिल्कुल, लेकिन कंडीशन नहीं बताई जाती कि क्यों। अगर मान लो जीरो ना हो तो किस केस में जीरो नहीं होगा, तो उस केस का नाम है जब हम उसको एक्सटर्नल बैटरी से जब कनेक्ट करते हैं, तब कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो नहीं होता। चलिए दोस्तों, आगे आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये आपको मालूम है। जब कंडक्टर के अंदर जब हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, उसको जो एवरेज वेलोसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे उसे हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे हम BD से रिप्रेजेंट करते हैं। B मीन्स वेलोसिटी, D मीन्स ड्रिफ्ट। तो फॉर्मूला होता है इसका, मैं डेराइव नहीं बताऊंगा क्योंकि डेराइव हमारा ऑलरेडी बहुत बड़ा है इसमें। तो शायद याद हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में शायद पहला डेराइव यहीं से स्टार्ट होता है हमारा। तो BD बराबर ई टाउ अपॉन एम, या फिर हम बोल सकते हैं I बराबर NEA/BD, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं BD/ENA। अगर आपको ये ट्रिक याद हो तो आपको कई बार बताया गया होगा क्लास में टीचर्स के द्वारा कि इसकी जो करंट निकालने का जो फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में, तो उसका फॉर्मूला होता है बीना। बीना। तो ये ट्रिक है हमारी याद करने की। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है E बराबर B/L। तो यहाँ हम रखेंगे वैल्यू E की जगह, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा B बराबर MLI अपॉन NE² टाउ A। अब अगर आपको ध्यान से देखो यहाँ, तो B बराबर I इसमें दे रखा है, तो ये कुछ जो आपको दिखाई देगा कुछ अजीब सा अटपटा सा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? R। क्या बोलेंगे हम इसे? R। तो ये R की वैल्यू हो जाएगी। अब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को समझिए, ये ओम्स लॉ से रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का हम इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक। अब इसी में हमसे पूछ लिया जाए कि भैया ओम्स लॉ में जो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, तो B बराबर IR होता है, तो R की वैल्यू कितनी होगी? ML अपॉन NE² टाउ A। बट हमने तो ये पढ़ा है कि R बराबर ρ×L/U होता है, बिल्कुल सही पढ़ा है। अब इसमें कोई गुंजाइश थोड़ी है कि भाई हमने ये पढ़ा है तो यही याद रहना है, तो लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना होता है हमें। अब मॉडिफाई कैसे है, तो इस चीज को समझोगे आप कि R बराबर ML, अगर मैं यहाँ से L और A को अगर छोड़ दूं, तो बाकी कुछ अगर आप इस फॉर्मूले से देखो तो आपको याद आएगा कि रो की वैल्यू ये होती है। सो रो बराबर क्या आ जाएगा? ML अपॉन NE² टाउ, जहां रो होता है रजिस्टिविटी। क्या होगा? रजिस्टिविटी। अगर जब मैं इसकी यूनिट की बात करूं, तो देखो अगर आर्क में यूनिट की बात करूं, तो आर की यूनिट होती है ओम, रो मीटर और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर, तो रो की आ जाएगी ओम मीटर, तो इसकी क्या है? यूनिट। तो यूनिट का ध्यान रखेंगे। आर रोज कंडक्टिविटी क्या होता है, तो कंडक्टिविटी पे भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। कंडक्टिविटी मतलब होता है सिग्मा, और सिग्मा होता है रो का उल्टा, रिवर्स, तो 1/रो, जिसका फॉर्मूला होगा NE² टाउ अपॉन m। सवाल पूछा गया है हमारे पास इससे कि भैया बताओ कंडक्टिविटी क्या होती है, इसका क्या फॉर्मूला है, ये किसका रिवर्स होता है, तो इसका रिवर्स का हम फॉर्मूला बोलेंगे सिग्मा बराबर 1/रो। तो नेक्स्ट देखते हैं इसी में आगे। नेक्स्ट है इसमें मोबिलिटी।
तो मोबिलिटी क्या होती है, तो मोबिलिटी का जो सिंबल होता है वो हमारा म्यू बराबर बी डी अपॉन ई होता है, जहाँ बी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ म्यू डज नॉट डिपेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो म्यू है वो बी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो म्यू बराबर ई टाउ अपॉन एम, जहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। इस पॉइंट को जरूर आपको याद रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा, फिर सबसे कम प्रोटॉन, प्रोटॉन से कम न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बराबर ही होती है हमारे अल्फा पार्टिकल की। नेक्स्ट इसी में देखते हैं, अगला एक पॉइंट है हमारे पास जिसको बोला गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम जो है करंट डेंसिटी आया क्यों? हमारे पास जो करंट थी वो करंट कैसी क्वांटिटी थी, हमारे पास स्केलर, लेकिन करंट डेंसिटी मतलब करंट को हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हमको एक टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ा, करंट डेंसिटी। करंट स्केलर है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो करंट को वेक्टर बनाने के लिए हमें करंट डेंसिटी शब्द लाना पड़ा। तो ये रीजन इन दोनों में डिफरेंस है, क्यों करंट, जब करंट था तो करंट डेंसिटी क्यों आई। तो इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जे बराबर आई अपॉन ए, फॉर्मूला होता है एन ई बी डे एंड एन ई स्क्वायर टा अपॉन एम इंटू ई। तो जे बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू ई, या फिर ई बराबर आ जाएगा रो इंटू रो डॉट जे। तो ये ध्यान देना होगा। अब आता है रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस की थोड़ी सी डिटेल से चर्चा कर देते हैं। दोस्तों रेजिस्टेंस होता क्या है, अगर हम प्रैक्टिकली इस चीज को फील करें कि रेजिस्टेंस मतलब क्या है, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है सिंपली, अगर आप समझें कि जब मान लो हम किसी तार में करंट फ्लो करें और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ जाए जो उस करंट को आगे जाने से रोके, मतलब सिंपली जो मतलब करंट का क्या करे, वो अपोज करे, करंट का विरोध करे, उस डिवाइस का नाम है रेजिस्टेंस। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली घरों में, हमारे घरों में फ्रिज, कूलर, एसी ये चीजें लगी रहती हैं। तो जो ये लगी रहती हैं तो मतलब सिंपली क्या कहेंगे आप कि भैया करंट जब प्रोवाइड करोगे तो पहले एसी जो है अपना पेट भरेगा, उसके बाद अगला स्टेप देगा किसी को। तो जो एसी हुए, कूलर हुए, पंखा हुए, ये सब रेजिस्टेंस का काम करते हैं, जो करंट को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। पहले वो अपना कोटा करेंगे तब दूसरे को जाने देंगे, तो इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आर से शो करते हैं, और सिंपली इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम। क्या बोलेंगे इसे, ओम। आगे देखेंगे इसी में आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, जहाँ एम एल अभी हमने देखा था ये। तो आर जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है जब एरिया कांस्टेंट हो। तो इसको जब हम फ्रैक्शन के टर्म में लिखें तो डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। अगर वो रेजिस्टेंस पे परसेंटेज पूछे तो हम क्या कर देंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, परसेंटेज में। अब आगे आते हैं, जब मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट हो। दोस्तों इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला तो स्टार बना लीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। इफ वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एल स्क्वायर की। आर होता है एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आता कैसे है, इसके लिए मैंने यहां लिखा है कि कैसे। आर बराबर रो इंटू एल बाई, हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, एल का ऊपर कर दें और एल का ही नीचे कर दें मल्टीप्लाई। अब देखो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है हमारा, एक तरह से वॉल्यूम, एल एल कितना होता है एल स्क्वायर, और रो और वी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो आर और एल स्क्वायर क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब हम इसे फ्रैक्शन में पूछे जाते हैं तो डेल्टा आर बाई आर अब बराबर आ जाएगा 2 डेल्टा एल बाई एल। अब क्वेश्चन क्या किस तरह से पूछा गया ये देख सकते हैं, या तो वॉल्यूम कांस्टेंट दिया होगा या फिर वायर स्ट्रेस्ड करके क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये हमें ध्यान से समझना है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो तब क्या केस लगता है। सेकंड में देखोगे, सेकंड केस में अगर मान लो वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो तब R is directly proportional to 1 upon a square and directly proportional to 1 upon r square, r की पावर 4 सॉरी, डेल्टा आर बाई आर माइनस के 4 डेल्टा आर बाई आर बराबर माइनस के 2 डेल्टा ए बाई ए।
अब अगर ये कहा जाए कि भैया टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे रेजिस्टेंस पे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है आर टी बराबर आर जीरो इन ब्रेकेट में 1 प्लस अल्फा आर इंटू टी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें दिया गया है हमारे पास जो आर जीरो है वो है हमारा आर एट 0 डिग्री केल्विन पे पूछा गया है, एंड टी जो दिया गया है आर एट T डिग्री केल्विन पे। तो ये कुछ टेम्परेचर थे, मतलब सिंपली रेजिस्टेंस ऑन दैट टेम्परेचर। सो नेक्स्ट है इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर। आप देख सकते हो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब हमारा पास क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज होंगी। तो उसमें है हमारे पास एक रैंडमनेस, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें तो उनकी क्या रैंडमनेस बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है, और साथ के साथ रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट इसी में देखोगे बी बराबर हमारे पास होता है आई आर, तो 1/r इक्वल टू I/V। अगर मान लो हमारे पास आई और बी में एक ग्राफ दिया गया है तो हम सिंपली बोलेंगे कि जो आर है वो स्लोप का, अगर हम 1/, स्लोप बोलें तो हमारे पास रेजिस्टेंस निकलेगा। मीन सिंपली स्लोप माने क्या होता है, थीटा निकालेंगे, थीटा मतलब टेन थीटा। दोस्तों इस पे भी क्वेश्चन हमारा पूछा जा चुका है कि हम कैसे क्वेश्चन को देखें और समझें कि हमारे पास स्लोप जो होता है स्लोप से बेस्ड क्वेश्चन कैसे आया है। इसी में आगे देखते हैं हम लोग ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर जो होते हैं आपको मालूम होगा कि ओमिक कंडक्टर जो है ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करेंगे, ओम्स लॉ को, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। लेकिन जब ये फॉलो करते हैं तो मतलब सिंपली करंट जो है क्या होती है, हमारी आई क्या होती है, वो लेस होती है। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा करंट हो तब ओमिक कंडक्टर को फॉलो करेंगे, कभी नहीं। इसी में एग्जांपल दे रखे हैं, मतलब इसका डायग्राम दे रखा है आई और बी में। तो हमारे पास एक सीधी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो मेटेलिक कंडक्टर लाइक कॉपर सिल्वर फॉर स्मॉल करंट एंड इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स। जब हम नॉन ओमिक कंडक्टर की बात करें तो ये क्या है, डोंट ओवे ओम्स लॉ, मतलब सीधा सीधा ये डायग्राम जो है हमारा क्या होता है, कर्व नुमा शेप बना लेता है, जिसकी वजह से ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। मीन्स ज्यादा करंट पर कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ये जो है हमारे ओमिक और नॉन ओमिक की कंडीशन है। अब आपको तो ये तो पता ही होगा कि कॉम्बिनेशन में एक सीरीज होता है और दूसरा पैरेलल होता है। सीरीज में हमारे पास आई और बी को देखेंगे तो आई सेम होता है, बी हमारा डिफर मीन्स डिफरेंस होता है। यहाँ उसका उल्टा होता है, आई डिफर होता है, बी सेम होता है। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। जब मान लो ईच रेजिस्टेंस हो और एन सभी मतलब सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, और जब एन रेजिस्टेंस दिए गए हों तब आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला NR होता है। सेम पैरेलल के केस में मान लो जब दो रजिस्टर्स दिए हो तो दोनों का मल्टीप्लाई अपन दोनों का सम, और n दिए हो तो n से डिवाइड दे देते हैं। दोस्तों ये बहुत काम का है, अच्छी अच्छी कैलकुलेशन को शॉर्ट में करवा देता है ये। एक अगला कंसेप्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज आपको मालूम होगा कि इन दोनों का रेशियो अपॉन इन दोनों का रेशियो क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। तभी हम बोलेंगे कि इन दोनों का जो वोल्टेज होगा वो वैल्यू सेम होगी, इसलिए इस बीच वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो नो करंट इन BD। तो गैल्वेनोमीटर, जो ये गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ये गैल्वेनोमीटर का काम है कि करंट को डिटेक्ट करना कि करंट कितनी है कितनी नहीं है, इसीलिए इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता जब जब ये रेशियो को फॉलो करता है। अगर रेशियो को फॉलो नहीं करेगा तो व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं लगेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास पॉइंट है EMF, जहां हमको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब दोस्तों फोर्स से तुम्हें लगेगा कि ये फोर्स है, इसकी यूनिट न्यूटन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो फिर ये है क्या, कुछ नहीं दोस्तों, ये एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। तो EMF हमारा एक बैटरी के साथ होता है। बैटरी के साथ का मतलब है इसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, उस जिसकी वजह से हमारा EMF आता है। EMF आपको मैं फील कराऊं तो हमारे घरों में जो बैटरी होती है, बैटरी से जो हमें करंट, बैटरी ही EMF हमको प्रोवाइड करती है। तो समझते हैं इसमें, द बर्डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट अक्रॉस एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सर्किट।
तो हमारे पास जो एक दिया गया है कि द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड मूविंग इट अक्रॉस एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सर्किट। तो इसका ईएमएफ का जो सिंबल होता है वो हमारा एप्सिलॉन होता है और इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट में होती है। अब आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो ये क्या है, इनसाइड द सेल जो बैटरी होती है उस बैटरी के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, जो हमारा केमिकल भरा होता है, उस केमिकल में जो भी करंट लॉस होती है उसी में उस किसकी वजह से होती है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। अब बात आती है कि आर किस किस पर डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और साथ ही साथ इसमें जो है एक और है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। दोस्तों अगली पॉइंट है टर्मिनल वोल्टेज, जहां हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। जब हम करंट को क्या करते हैं, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सो फील करिए, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो हमारे पास 9 वोल्ट की एक बैटरी है जिसमें 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। हमने मान लो इससे करंट कितनी निकल रही है हमारी 3 एम्पियर। हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है। हमें यहाँ 6 वोल्ट हमको क्या मिलता है, 2 ओम रेजिस्टेंस के अलावा 6 वोल्ट हमको वोल्टेज मिलता है, जिसको हम बोलते हैं, अभी बताते हैं। तो आप देखोगे एक होता है ईएमएफ और एक होता है टर्मिनल वोल्टेज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों को डिफरेंस को बड़े ही ध्यान से सुनना दोस्तों। जो ईएमएफ है वो ईएमएफ हमको कंपनी क्लेम करके देती है कि भाई आपका जो ईएमएफ है कि आपका 9 वोल्ट है, लेकिन आपको एक्चुअल में मिलता कितना है, वो 6 वोल्ट मिलता है। तो दोनों में अंतर है। ईएमएफ मीन सिंपली टर्मिनल वोल्टेज लेस देन ईएमएफ होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो खा जाती है। जैसे मान लो आप जो है एक बाइक खरीदने गए। अब बाइक कौन सी खरीदेंगे आप लोग, अपनी अपनी पसंद की है। जैसे मान लो किसी ने एक बाइक खरीदी, धूम वाली बाइक, धूम मचा दे धूम। तो कंपनी आपको कहती है भैया अब जब आप 1 लीटर पेट्रोल डलवाओगे तब आपको जो है मान लो 30 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल में, मान लेते हैं। वो बात अलग है कि मैं धूम वाली बाइक जो है एवरेज कम देती है, लेकिन हम मानने में क्या जाता है, हम तो मैथ के स्टूडेंट हैं, मानते ही मानते हैं। तो मान लिया हमने कि वो 1 लीटर पेट्रोल में 30 का एवरेज देती है, 30 किलोमीटर चलने का। क्या वो 30 किलोमीटर एक्चुअल में हम पा पाते हैं? बिल्कुल नहीं। जब नहीं पा पाते, जो हमें कंपनी क्लेम करती है कि इतना चलेगा, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। और जो हमें चला के जो हमको फील होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। बोलो दोस्तों, दोनों में पॉइंट क्लियर होना चाहिए क्योंकि दोनों बहुत अच्छे पॉइंट हैं। ईएमएफ और बी दोनों में अंतर है। बैटरी कंपनी जो क्लेम करती है ईएमएफ पे, और जो हमें मिलता है एक्चुअल में वो टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसी में टर्मिनल वोल्टेज इन डिफरेंट सिचुएशन। मान लो चार्जिंग होती है, डिस्चार्जिंग होती है। अब मान लो आपको जैसे एक डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग से आपको मालूम करंट निकलेगा, तो क्या होगा, ई माइनस के आई आर। और चार्जिंग करते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो वो एक फॉर्मूला है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट इसी में आते हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मान लो अगर पोलैरिटी, जैसे मान लो रेजिस्टेंस बैटरी, रेजिस्टेंस बैटरी, रेजिस्टेंस बैटरी। अब देखो जो ये बैटरी के साइन है सभी में सेम है, मतलब कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो इक्विवेलेंट हमने बना दिया। अब देखो सभी ये क्या है, जुड़ जाएंगे। और आर इक्विवेलेंट में क्या होता है, सीरीज है तो सब जुड़ जाएंगे। मान लो अगर हमने पोलैरिटी चेंज कर दी, रिवर्स कर दी, तब क्या होगा? तो तब के केस में आप देखोगे व्हेन पोलैरिटी इज रिवर्स्ड, मीन सिंपली देखो आप पोलैरिटी जब बदल देते हैं तो ये दोनों मान लो सेम है और ये डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट है तो डिफरेंट के लिए हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और लेकिन आर इक्विवेलेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये दोनों चीजें थी। अब पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में क्या होता है? तो पैरेलल ग्रुपिंग सेल्स में आप देखोगे कि हमारे पास जो एक इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, ये आर इक्विवेलेंट का ये। लेकिन आपको ये याद ध्यान रखना होगा, जब पोलैरिटी अगर बदल जाएगी तो हमें साइन भी हमारे क्या होते हैं, बदल जाते हैं। मान लो अगर यहाँ जो है हम इसकी जगह हमारे पास ऐसी होती,
तो हम यहाँ क्या कर देते, E2 को हम किस में ले लेते, माइनस में। लेकिन यहाँ फिलहाल जो साइन दिए गए हैं उसके हिसाब से हमने बताया। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया टॉपिक, समझ लो। एक क्वेश्चन तो इस पे रखा है, आना ही आना है, कन्फर्म उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे बोर्ड हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, इस पे क्वेश्चन तो वो पूछेगा भाई। रोक सको तो रोक लो, क्वेश्चन तो उसे पूछना है, क्वेश्चन तो वो मान के नहीं, मानेगा भी नहीं कि क्वेश्चन ना पूछा जाए इससे, हर हाल में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर दमदार कोई पॉइंट है तो वो किरचॉफ्स लॉ है, और किरचॉफ्स लॉ में भी सेकंड लॉ है, पहला लॉ तो फिर भी आसान है, सेकंड लॉ दमदार है हमारा। तो आइए दोस्तों देखते हैं फिलहाल किरचॉफ्स लॉ, जिसे हम केसीएल के नाम से जानते हैं, और या फिर जंक्शन रूल के। सिंपली ये जंक्शन रूल पे आपने देखा होगा कितनी ट्रेन आ रही है, कितनी ट्रेन जा रही है, दैट इज कॉल्ड जंक्शन रूल। तो समेशन आई इक्वल टू 0 मीन्स आई एंटरिंग इक्वल टू आई आउट, कितना आया और कितना गया, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, ये पॉइंट आपको अगर याद रखने का, ये पॉइंट है इसमें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें करंट आ गया तो मतलब चार्ज आ गया, तो चार्ज को क्या करता है, कंजर्व करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेकेंड लॉ केवीएल और लूप रूल। समेशन बी इक्वल टू 0 फॉर अ क्लोज्ड लूप, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो इस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों, वो न्यूमेरिकल हमें देखने होंगे, क्योंकि हम इसमें लूप बनाते हैं, और लूप के साथ साथ इसमें हम उसके पाथ की डायरेक्शन देते हैं। कैसे देते हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं। ज़्यादा इसमें जो है आपको न्यूमेरिकल इस पे खुद भी सॉल्व करने होंगे। मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, मैंने इसमें कहीं भी न्यूमेरिकल को कोशिश नहीं किया। अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो न्यूमेरिकलों की एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, और टू द एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि JEE के कितने क्वेश्चन पूछे गए उससे रिगार्डिंग। तो दोस्तों इसमें देखोगे पोटेंशियल गेन और ड्रॉप। मान लो जब रेजिस्टेंस हमारा लगा हो और करंट इस तरह फ्लो हो रही हो, और हमारा हमने जो माना पाथ, जो हम कंसीडर करते हैं पाथ, दोस्तों हम मानेंगे पाथ को, क्या करेंगे हम मानेंगे। ये मानते करंट हमको बैटरी से पता चलता है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं तो देखोगे डेल्टा V इक्वल टू माइनस के आई आर। जब मैं ये क्या होता है प्लस से माइनस, हम प्लस से किधर जा रहे हैं, माइनस की तरफ, इसलिए वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आया। जब हम दोनों विपरीत में होते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू किस में आती है, प्लस में। यही सेल का है। अब मान लो पाथ इस डायरेक्शन में है और प्लस से माइनस है, तो कितना, माइनस में। और देखो पाथ जब अपोजिट हो, माइनस से प्लस जा रहा हो, तो हम क्या लेंगे, प्लस का लिए। दोस्तों आगे पॉइंट हमारे पास पावर का। तो पावर के फॉर्मूले ये 10 से रिलेटेड है, पी और बी आई स्क्वायर आर और बी स्क्वायर अपॉन आर। यूनिट वॉट होती है। एनर्जी देखोगे आप लोग तो इसकी एनर्जी पावर इनटू टाइम, जिसको हम BIT I² RT और बी स्क्वायर अपॉन RT, ये क्या हमारे पास आर। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। एक पॉइंट है इसमें फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर क्या है उसको समझेंगे। तो इट इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दोस्तों फ्यूज वायर के बारे में अगर आपको समझो तो ये जो है फ्यूज वायर मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टेंस का बना होता है और लो मेल्टिंग मटेरियल का बना होता है। सिंपल मतलब है क्या ये फ्यूज वायर। कभी आपने देखा हो घरों में पहले के समय पे जो है फ्यूज वायर, अब तो खैर फ्यूज वायर नहीं, अब तो MCB आ गई हैं, लेकिन फ्यूज वायर उस समय पे एक था हमारे घर के बाहर कॉर्नर पे, एक हमारी एक पूरा सेटअप होता था। मान लो करंट जब ज़्यादा आती थी तो जो एक तार था, वो तार उस लोड को जब करंट उससे हम फ्लो कराते थे तो वो तार क्या गर्म हो जाता था। मान लो जब करंट ज़्यादा ही फ्लो हो जाए तो सोचो तार हमारा ज़्यादा गर्म हो जाता है, और तार जब गर्म होगा तो तार हमारा क्या कर जाता था, ब्रेक कर जाता था। तो उस तरह से ये मतलब हमारी एक डिवाइस थी हमारे घरों में लॉस होने से बचाने के लिए। अब MCB आ गई है। अब कभी आपने देखा हो घरों में एकदम लाइट बहुत तेज आया है तो MCB ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है, अपने आप गिर जाती है। तो ये अब फायदा हमारे घरों के लिए। फ्यूज वायर नुकसान नहीं है, फायदा था। अब मान लो कोई एक बंदा ऐसा हमारा जो है चंगू मंगू, दो बंदे ऐसे, उन्होंने कहा ये लाइट जो है बार बार हमारा ये तार जल जाता है, इस तार को बचाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। मान लो उसने हैवी तार लगा दिया तो हैवी तार तो करंट को सहन कर लेगा। फिर जब वो करंट हैवी तार से होकर जब डिवाइसेस पे जाएगा, मान लो टीवी चल रही है, हमारे पास फोन चार्ज हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा हो, तब
अब हैवी तार लगाने से तो अब वो तो खुश कि भाई चलो कुछ नहीं जल रहा है, लेकिन वो तार जब करंट वहाँ से फ्लो होके जब तुम्हारे फ़ोन में जाए या टीवी चल रही हो, पंखा चल रहे हो, तो उनको क्या कर देता है, वो खराब कर देता है। वो एक तरह से खराब हो जाते हैं। तो फ्यूज़ वायर का काम आपने हैवी तार लगा के खत्म कर दिया, फिर वो फ्यूज़ वायर नहीं रहा, फिर तो वो नॉर्मल तार हो गया। तो फ्यूज़ वायर का मतलब होता है कि हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट, वो जल्दी से क्या हो जाए, पिघल जाए। मान लो अगला है पावर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो 1/p इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/p2 प्लस 1/p3 एंड p इक्विवेलेंट दिस। तो इसका ये था हमारा एक टॉपिक रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट हैं जो हमारी एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस होती हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर है, पोटेंशियोमीटर है, आपका और भी डिवाइसेस हैं जिनको इसमें नहीं लिया गया क्योंकि वो प्रैक्टिकल डिवाइसेस हैं, तो आप उनको एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनको। और दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आपकी समझ में आई होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी आसानी से बना दें। दोस्तों मेरा टारगेट फ़िलहाल ये है कि जल्दी से जल्दी मैं वीडियो अपलोड करके आपको फिज़िक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट्स जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनको आपको प्रोवाइड कर दूँ। और फिर आगे चल के हम जो है नए सेशन से जो है पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो डिटेल से बना के अपलोड किया करेंगे। अभी कोशिश ये है कि एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अभी सबसे पहले अगले महीने 7-8 तारीख से जेईई का पेपर है मेंस का, फिर उसके बाद नीट का आ जाएगा। नीट के पेपर तक तो हम बहुत कुछ वीडियो बना लेंगे तब तक तो। ठीक है दोस्तों, आप जो है तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, सपोर्ट करिए थोड़ा-सा, हो सके तो दोस्तों को शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। तो उस तरह से दोस्तों बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि वीडियो बनाने में तो आपको भी मालूम है बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनको। ठीक है दोस्तों, और एक लास्ट में एक मोटिवेशनल कोट ज़रूर रखते हैं हम, तो उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों एक बात है कि सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। बहुत मज़ेदार क्विट्स है दोस्तों ये, कि सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है, चाहे कुछ भी हो। आप चाहे इस फील्ड में हो, चाहे उस फील्ड में हो, आप कभी नुकसान में नहीं रहेंगे, हमेशा फ़ायदे में रहेंगे, कभी इस चीज़ को लेके नुकसान नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।